हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करेंगे विवाह के लिए अत्यंत आवश्यक कुंडली मिलान या अष्टकूट मिलान, जिसमें हम अष्टकूट 8 पैरामीटर्स पे हम कुंडली की मैचिंग करते हैं। इसमें जो मेन फोकस होता है, जो केंद्र में होता है, वह होता है चंद्रमा का नक्षत्र, वर और वधू का। उसके आधार पर हम 8 डिविजन्स में 8 पैरामीटर्स में कुंडली को रखते हैं और फिर हम उस पर निष्कर्ष पे आते हैं कि कितने गुण मिलान हो रहे हैं। वो 18 हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, और या 36 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, वो इन पैरामीटर्स के आधार पे हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें अष्टकूट में जो है 8 कूटों में वर्ण, वश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, इनका प्रावधान है। इसमें जैसे सीरियल वाइज है उसी के हिसाब से इनको नंबर्स भी दिए गए हैं। टोटल 36 गुण में से तो वर्ण को 1 दिया गया है, वश्य को 2, तारा को 3, योनि को 4, मैत्री को 5, गण को 6, भकूट को 7 और नाड़ी 8। कोई भी दोष होने पर उसमें 0 अंक या उससे कम अंक दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए वर्ण दोष है किसी की पत्रिका में वर्ण दोष आ रहा है मिलान के समय, तो उसको 1 में से 0 दिया जाएगा। मानसिक अब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वर्ण मिलान रिप्रेजेंट करता है मानसिक स्तर पे जो मन स्थिति के वर और वधू की है वो कितनी मैच करेगी। ठीक उसी प्रकार से वश्य जो है आपसी सामंजस्य को रिप्रेजेंट करता है। तारा भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैरिज के बाद भाग्य भी तो देखना है कि एक दूसरे के साथ दोनों वर और वधू कैसे आगे बढ़ेंगे। योनि दोष जो है वो असंतोष को रिप्रेजेंट करता है कि अगर योनि दोष हुआ तो फिजिकल रिलेशनशिप्स में असंतोष को रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक उसी प्रकार से ग्रह मैत्री भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। उससे हम देखते हैं कि मेंटल लेवल पे दोनों की क्या बनेगी, क्योंकि दोनों को अब एक साथ रहना है तो उनकी कंपैटिबिलिटी को हम मैच करते हैं ग्रह मैत्री से। और इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि यह जो 8 पैरामीटर हैं यह चंद्रमा को केंद्र में रखकर निर्धारित किए जाते हैं कुंडली मिलान में। उसके बाद से भकूट प्रेम संबंध, और भकूट और मैत्री में से अगर कोई एक भी मिल रहा है तब भी चल जाता है। तो यह प्रेम संबंध, आपसी संबंध अगर दोनों है तो अति उत्तम है। ठीक उसी प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है नाड़ी दोष। 27 नक्षत्र है, उनको 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है और उसी के आधार पर नाड़ियाँ परिभाषित है, आदि, मध्य और अंत्य। तो वर और वधू की नाड़ी कुंडली मिलान में एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इससे वर की और वधू का आफ्टर मैरिज हेल्थ कैसे रहेगी, उनकी संतान कैसी होगी या नहीं होगी, या होगी तो उसके अंदर कोई विकार ना हो, इसके लिए नाड़ी दोष देखा जाता है। यह केवल संतान होने भर को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि नाड़ी दोष आ गया तो संतान नहीं होगी। संतान तो हो भी सकती है, अगर हुई तो उसकी भी तो लाइफ है कि वह भी विकार रहित हो, कोई विकार से युक्त संतान ना हो, तो यह भी देखा जाता है नाड़ी दोष से। तो यह 8 पैरामीटर हैं अष्टकूट मिलान के लिए। इसमें 18 गुण से अगर अधिक गुण बन रहे हैं और 36 से कम, 18 से और 36 के बीच में अगर रेंज है गुण मिलान की, तो यह एक अच्छी मैचिंग कही जाएगी। क्योंकि 36 गुण इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और सीता जी का था, तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चला था, तो एक तरीके से वह तो उन्हीं के अधीन था। फिर भी तो 36 गुण से कम और 18 गुण से अधिक हम इस पे उत्तम मानते हैं। उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट दोष हैं जिसको देख लेना चाहिए, जिसमें से नाड़ी दोष अगर है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, किसी ज्योतिषाचार्य को फिर दिखाना चाहिए। फिर नाड़ी चरण पाद वेद देखा जाता है उसमें कि अगर फिर उसके उपाय अलग होते हैं। मैत्री क्या है, अगर मैत्री दोष आ रहा है
फिर लग्नाधिपति की स्थिति देखी जाती है, वर और वधू की पत्रिका में लग्नाधिपति कैसे हैं, लगन के जो अधिपति हैं वह आपस में कैसा संबंध रखते हैं दोनों की पत्रिकाओं में। ठीक उसी प्रकार से गण दोष अगर आ रहा है तो उसका क्या निवारण है, यह हम तभी कह सकते हैं जब हम कुंडली का एक अच्छे लेवल पे एनालिसिस करें। केवल चंद्रमा को फोकस में रख, आजकल तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हम उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हैं और दोनों का एक खाका बन के तैयार आ जाता है कि 19 गुण मिले और तो हम निराश हो जाते हैं, या 17 गुण मिले या 16 गुण मिले तो विवाह होगा कि नहीं होगा। यह एक पैरामीटर है, यह होल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इसमें 18 से अधिक गुण मिल रहे हैं तो अति उत्तम है, 18 से कम मिल रहे हैं तो फिर हम पत्रिका के बल को भी तो देखेंगे कि वर वधू की पत्रिका में बल कितना है वैवाहिक जीवन को लेकर। अगर वह भी छीड़ है तो वह मिलान के विषय में सोचना चाहिए। अगर वह उत्तम है तो हमको आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, उसके लिए हमें एक विद्वान ज्योतिषाचार्य की सलाह से बढ़ना चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सलाह से हम आगे, एक मैरिड लाइफ जो होती है एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है दो व्यक्तियों के जीवन का, उसको हम ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो हमको वह सोचना है। इसमें कुछ पैरामीटर्स और भी हैं कि जैसे मान लीजिए अष्टकूट मिलान में हमने देख लिया कि हमारे चलिए 28 गुण मिल रहे हैं। आगे हम देखेंगे मंगल दोष भी देखेंगे कि मंगल देव की क्या स्थिति है वर वधू की पत्रिका में। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि मांगलिक दोष कब होता है। मांगलिक दोष या योग जो भी आप बोलें, वह मंगल की किन किन स्थितियों में अगर हैं लग्न से और चंद्र से तो निर्माण होता है कि लग्न में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, दसम में है। वह लग्न से भी देखिए, वह चंद्र से भी देखिए। फिर उसके कुछ उपाय हैं, कुछ उसमें ग्रहों की स्थितियां हैं वह देखी जाती हैं कि बृहस्पति कैसे हैं, बृहस्पति बली स्थिति में है, अन्य शुक्र और चंद्रमा की क्या स्थिति है, राहु कैसे हैं। फिर वह देख के उसका एक अलग मैंने वीडियो बना रखा है, उस पर आप देखेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मांगलिक का पैरामीटर हम चेक कर लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो है जिस पे मेन चर्चा मैं करना चाहता हूँ, वह शुक्र देव और बृहस्पति देव की स्थिति का है। आप यह इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी जातक की पत्रिका में 18 ही गुण बने, जातिका के 18 गुण है, जातिका और जातक की विवाह के लिए जब हम कुंडली मिलाए तो उसमें 18 ही गुण मिले उदाहरण के लिए। अब इसमें मान लीजिए जातिका की पत्रिका की बात करें तो लड़कियों की कुंडली में हमेशा यह ध्यान में रखिए उनका बृहस्पति स्ट्रांग होना चाहिए। सब ग्रह एक तरफ और बृहस्पति एक तरफ। अगर बृहस्पति देव सपोर्टिव है तो कोई भी दोष, कोई भी योग है वह संभाल लेंगे। स्वयं भगवान बृहस्पति जो है उनकी दृष्टि जब विष्णु भगवान के जो केसरी तिलक है उसको रिप्रेजेंट करते हैं भगवान बृहस्पति। तो अगर वह कुंडली में उत्तम स्थिति में है, मान लीजिए कर्क लगन की पत्रिका है और इसी में वधू के बृहस्पति बैठे हैं, तो पंचम से तो उसका संतान भाव अच्छा रहेगा, संतान सुख भी अच्छा देंगे। सप्तम से उसके वैवाहिक सुख भी अच्छा देंगे, नवम से उसका भाग्य भी अच्छा देंगे। आप स्वयं अच्छा रहेंगे, आपकी एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन अच्छे रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ और अन्य जो 7वें भाव के हैं कि आप अगर कुछ व्यापार वगैरह जो भी है अन्य उसके फीचर्स हैं वो भी आपके अच्छे जा रहे हैं आफ्टर मैरिज। 9th हाउस में आपका भाग्य उत्तम कर रहे हैं। तो अगर बृहस्पति मजबूत कंडीशन में है तो वह मैरिड लाइफ को संभाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए किसी की वधू की पत्रिका में बृहस्पति देख लिए और वर की पत्रिका में लड़कों के लिए उनका वीनस स्ट्रांग होना चाहिए, शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वह पत्नी का कारक है। अगर शुक्र देव मान लीजिए किसी की पत्रिका में
किसी की भी पत्रिका में मान लीजिए यहाँ 12 नंबर राशि आई, मीन राशि आई, शुक्रदेव बैठे हैं, तुला आई, वृक्ष आई, मिथुन आई, जो उनके मित्र की राशियाँ हैं और जो उनकी उच्च की राशियाँ हैं उसमें बैठे हैं, कहीं से भी बैठे हैं। मान लीजिए किसी के 12th हाउस में शुक्र बैठे हैं और यहाँ पे मीन राशि है वर की पत्रिका में, तो 12th हाउस में शुक्रदेव 12वें के दोष से विमुक्त है, व्यय भाव में इनको बहुत आनंद मिलता है 12th हाउस में। तो यहाँ पे अपने उच्च की राशि में शुक्रदेव है, तो यह मैरिज लाइफ उसकी अच्छी क्यों नहीं करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे। तो वर के लिए शुक्रदेव की स्थिति पत्रिका में देखना अत्यंत आवश्यक है, और वधू के लिए जो है वधू की पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति अत्यंत आवश्यक है, तभी उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और वर की पत्रिका में शुक्रदेव अगर उत्तम स्थिति है तो वह सारी चीज़ें संभाल लेंगे। यह आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि ये कुंडली मिलान हम एक तरह से देखते हैं, उसके बाद शुक्र मिलान भी किया जाता है। आजकल चर्चा में रहता है कि हम कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं एक दूसरे के साथ, कंपैटिबिलिटी हमारी मैच करेगी कि नहीं मैच करेगी, हम देखना चाहते हैं। तो अगर कंपैटिबिलिटी मैचिंग में अगर हम बात करें तो हम शुक्र मिलान को भी देखेंगे पत्रिका में। शुक्र मिलान को मान लीजिए आपकी शुक्र देवता जो है वह वर की और वधू की अगर बात करें तो शुक्र देवता जो है इनके मिथुन राशि में है, तो वधू की मिथुन राशि में कौन से प्लैनेट है यह हम देख लें। शुक्र मिलान जो है हम राशि से करेंगे कि वर की D1 चार्ट में शुक्रदेव की स्थिति क्या है, और उसी में जहाँ पे शुक्र बैठे हैं उस भाव में लड़की के कौन से प्लैनेट बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न महाराज बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पे स्वयं बुध देव आके बैठे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी एक अच्छे लेवल की दिखाएगी। तो कंपैटिबिलिटी के लिए शुक्र देवता का दोनों की पत्रिका में मिलान करना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि वह एक लग्जरी, कंफर्ट, डिज़ायर, आफ्टर मैरिज हमारी लाइफ कैसी रहेगी, लस्ट, लग्जरी, सेक्स, कंफर्ट, सब चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्रदेव। तो उनकी स्थिति पत्रिका में उत्तम होना अत्यंत आवश्यक है। तो शुक्र और बृहस्पति की भी स्थिति हम देखेंगे। पहला हम अष्टकूट मिलान में हमारे न्यूनतम गुण जो है वो बन जाने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं फिर हम ज्योतिषाचार्य की परामर्श लेंगे कि क्या यह शादी करने योग्य है कि नहीं है, तो फिर वो हमें बता देंगे। मांगलिक दोष हम देख लेंगे, मांगलिक योग या दोष है या नहीं है वह भी देख लेना आवश्यक है। यह मैं कुंडली मिलान की बात कर रहा हूँ, केवल अष्टकूट मिलान की बात नहीं कर रहा हूँ। अष्टकूट तो यहीं पे समाप्त हो गया। ये आगे की जो चर्चा है वह पत्रिकाओं को इंडिविजुअल रूप से भी देखना जरूरी है कि उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ क्या है। शुक्रदेव और बृहस्पति देव की क्या स्थिति है। फिर नवमांश में हम देखेंगे D9 चार्ट की मैचिंग, क्योंकि हमारे विवाह का तो चार्ट वही है। तो अगर नवमांश में भी हमारे नवमांश में मान लीजिए 7th हाउस के लॉर्ड, 7th हाउस लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, 7th हाउस लॉर्ड ऑफ द D9 चार्ट इज वेल प्लेस्ड इन द D9 इटसेल्फ, वह हमारे मैरिज को अच्छा करेगा, वह हमारे अच्छी मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ दैट 7th हाउस लॉर्ड of the D9 chart in your लग्ना चार्ट, that is also very important। कि जो नवमांश के भी जो सप्तमाधिपति हैं वह हमारे लग्न कुंडली में कैसे हैं वह भी देख लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम एक इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कुंडली मिलान के बारे में, एक अष्टकूट के अलावा इन्हीं सब बिंदुओं पे मैं चर्चा करूँ। फिर एक पार्ट आता है कि हम
विवाह के लिए मान लीजिए अष्टकूट मिलान है या है, जो 90% पत्रिकाओं में मिल जाता है। हालांकि आप देखेंगे जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 25 ईयर्स जो भी चल रही है, अपने माता पिता की पत्रिकाओं में अगर आप देखेंगे तो यह मिल जाएगा। आपको चंद्रमा आपके मून जिस किसी भी नक्षत्र में है, मून आपके जिस किसी भी नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र देखिए और उनके नक्षत्र के स्वामी को देखिए, नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द मून। अब अगर यह लड़के की कुंडली है तो लड़की की पत्रिका में अब जाकर देखना है, यदि लड़की की कुंडली है तो लड़के की पत्रिका में देखिए। आप अपनी पत्रिका से सामने वाले जिसकी कुंडली मिला रहे हैं उनकी पत्रिका में देखिए कि आपके नक्षत्र का लॉर्ड जो है सामने वाले की पत्रिका के लग्न चार्ट या अर्थात D1 चार्ट या D9 चार्ट के फर्स्ट या 7th हाउस से किसी प्रकार का रिलेशन तो नहीं बना रहा है। यानी D1 चार्ट आपका जो आपके जो चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है, वह जो सामने वाले जिससे आपको विवाह करना है, जिससे आपकी पत्रिका मिलाई जा रही है, उसके D1 चार्ट के यानी उसके लग्न चार्ट से या उसके नवमांश चार्ट के प्रथम या सप्तम भाव से आपके चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कोई संबंध बना रहा है। मान लीजिए आपके चंद्रमा के लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सैटर्न महाराज है और वह लड़की के D1 चार्ट में मान लीजिए वह 7th हाउस में बैठे हैं, तुला में, तो बन गई। इस मैरिज के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, यह मैरिज पे आप चर्चा कर सकते हैं। या मान लीजिए नहीं D1 में बैठे हैं, D9 में बैठे हैं, किसी भी प्रकार से मान लीजिए अगर यहाँ ही बैठे 10th हाउस में बैठे हैं और जो आपका D1 का जो लॉर्ड है, D1 में जो सप्तम हाउस का लॉर्ड है शुक्रदेव महाराज मान लीजिए है, वह यहाँ बैठ गए, तो उसके नक्षत्र के लॉर्ड के साथ आपके शुक्र देवता जो है संबंध बना लिए। तो या तो किसी न किसी प्रकार से आपके चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी का संबंध जिससे पत्रिका मिला रहे हैं उसके लग्न चार्ट या उसके नवमांश चार्ट के प्रथम व सप्तम भाव से बन रहा है। यदि बन रहा है तो विवाह के बारे में आगे आप चर्चा कर रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसके बारे में बात की जाए कि ना की जाए। फिर आपको किसी उत्तम ज्योतिषाचार्य का परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है ऐसी कंडीशन में, यह आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे और भी इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, इस अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारे पॉइंट डिस्कस करने लगूँगा तो यह सारे पॉइंट्स, क्योंकि पहले जो थी शादियाँ चल जाती थी अष्टकूट मिलान के ही भरोसे, क्योंकि समाज का इतना प्रेशर रहता था और उतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, उतनी सारी चीज़ें आप जो भी कहिए, मॉडर्निटी जो भी आप नाम दीजिए, वो सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन आजकल आपको इन सारे पहलुओं को भी दृष्टि में रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल गुण मिलान के भरोसे की गई शादियों में आप कहीं ना कहीं लक वाली बात इसमें भी आ जाती है, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ें या क्या करें वह अलग की बात है। लेकिन अगर आप यह सब भी पत्रिका, इंडिविजुअल पत्रिका के भी स्ट्रेंथ आप देखेंगे, क्योंकि शादी के बाद वह पार्टनर अपनी लाइफ में खुद कैसा करेगा, उसकी भी तो लाइफ है, उसकी लाइफ कैसी चलेगी, क्या चलेगी, आपकी लाइफ कैसी चलेगी, वह दोनों भी तो देख लेना अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए आप कोई उसका 7th हाउस में कोई ऐसे ग्रह हैं जो नीच के बैठे हैं, मान लीजिए मंगल राहु और एक साथ बैठ के 7th हाउस को डैमेज कर रहे हैं और उसी समय उन्हीं ग्रह की महादशा चल गई, तो शादी तो हो गई, उसके बाद से फिर आपस में लड़ाई झगड़ा मारा कुटाई सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस ग्रह की महादशा आ गई, वह हाउस एक्टिवेट हो गया, पर्टिकुलर महादशा में हाउस एक्टिवेट होता है। तो एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखिए कि दशा और महादशा कौन सी चल रही है। महादशा का भी बहुत, दशा तो मान लीजिए छोटी पॉइंट है, वो तो कभी न कभी है, तो महादशा का भी तो बहुत बड़ा रोल है कि महादशा कौन सा चल रहा है, क्योंकि जिसकी महादशा चल रही है वह प्लैनेट एक्टिवेटेड है और जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह भाव एक्टिवेटेड है। तो उससे जुड़े फल अच्छे या बुरे आपकी पत्रिका के हिसाब से आपको तो मिलने हैं
नारायण की कृपा से, यह तो ध्यान रख लीजिए। तो महादशा का भी बहुत बड़ा रोल है। आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने चर्चा की अष्टकूट मिलान पे और मांगलिक अगर हम देखेंगे पत्रिका में वह किस प्रकार वर्क कर रहा था। फिर हमने चर्चा की शुक्र और बृहस्पति की स्थिति पत्रिका में कैसी होनी चाहिए। फिर हमने चर्चा किया कि नवमांश का कितना अधिक महत्व है, जो हमारी विवाह की मैरिड लाइफ का एक सूक्ष्म एनालिसिस है, उनका क्या स्थिति है, उनका क्या महत्व है हमारी मैरिज लाइफ में। फिर हमने एक मैरिज को लेके किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये मैरिज हमसे होगी कि नहीं चलेगी, उसके लिए एक पॉइंट हमने चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड की मैचिंग अपने पार्टनर जो होने वाले हैं उनके लग्न और या फिर D9 चार्ट से, D1 या D9 चार्ट से, उनके फर्स्ट या 7th हाउस से वो रिलेट कर पा रहा है कि नहीं आपका चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड, वह एक पॉइंट बताया। फिर हमने बताया कि दशा महादशा, यानी महादशा आपकी कौन सी चल रही है, पार्टनर की कौन सी महादशा चल रही है। अगर सप्तम भाव में कोई नीच के प्लैनेट, कोई ऐसे प्लैनेट है जो शत्रु भाव में स्थित है, जो सप्तम भाव में किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं, फिर उनकी महादशा, वो तो नहीं विवाह के बाद एक्टिव हो रहे हैं, या फिर कभी एक्टिव हो रहे हैं, या फिर उनकी दशा जा चुकी है, तो वो प्लैनेट तो फिर मैरिज के बाद वो किसी न किसी चीज़ों में फिर आपकी तो इंडिविजुअल तो लाइफ है ना, दोनों की इंडिविजुअल लाइफ है, दोनों की इंडिविजुअल पत्रिका है, तो उनकी लाइफ कैसी रहेगी इसको भी तो जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो वो महादशा कैसी रहेगी, क्या रहेगी, वह भी देख लेना अत्यंत आवश्यक है। इसमें यह नहीं मैं कह रहा हूँ कि इतने पॉइंट अगर मिले तभी जाके विवाह होगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप यह केवल इसलिए है कि आपको पहले से चीज़ें जानकारी रहेंगी, पहले से चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो one will be mentally prepared and he will be aware of what kind of precautions and remedies other person or himself he has to take to move smoothly in the life। तो ये ध्यान रख लेना अत्यंत आवश्यक रहेगा कि अगर मान लीजिए कि किसी पार्टनर की ही, हमारे पार्टनर की अच्छी समय नहीं चल रहा है, अगर टाइम में कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, फिर हमको वहाँ पर सपोर्टिव होना है, क्योंकि वह समय है, समय अच्छा है या समय ख़राब है, वो गुजर जाएगा। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करने के लिए, या हमको थोड़ा सा पता होगा, तो नारायण की कृपा से हमको पत्रिका ही बताती है, और वहाँ से हम किसी उत्तम विद्वान ज्योतिषाचार्य से अगर हम दिखाएंगे तो वह हमें एक सारी चीज़ें हमको उत्तम रूप से समझा देंगे, कुछ उपाय बता देंगे, हम वो करेंगे तो अप एंड डाउन्स भी अगर रहेंगे तो अच्छे से निकल जाएंगे। हमको पता रहेगा कि ये सब चीज़ें हैं और ये समय के साथ निकल जाएंगे। हमको एक बल मिलेगा पत्रिका से, जो ग्रह है नीच के हैं उनका उपाय करते हैं, वो ही हमको फिर अच्छा रिजल्ट देते हैं, वही हमको फिर बल देते हैं। तो यह सब चीज़ें ध्यान लेना योग्य बातें हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। अष्टकूट मिलान पे हम, कुंडली मिलान पे मैं एक और वीडियो या फिर फर्दर जैसी आपकी रिक्वेस्ट आएगी ऐसी और वीडियोस अवश्य बनाऊंगा। चैनल अच्छा लगे या हमारे जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ वह अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन बना रहे फर्दर इस तरह के वीडियोस अपलोड करने की। आपका अति आभार है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नारायण।